जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया दुनिया की वो 6th कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर बनी। इससे पहले 5 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी। उसमें सबसे पहला नंबर था यूएस का, उसके बाद था रशिया, उसके बाद आता है चाइना, फॉलोड बाय यूके और फाइनली फ्रांस। इन पांचों के बाद छठा नंबर था इंडिया का। लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनना इतना भी आसान नहीं था। इसमें हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की बहुत मेहनत और पसीना लगा है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडिया का ये न्यूक्लियर पावर बनने का सफर जो शुरू हुआ था 1948 में और फाइनली खत्म हुआ 1998 में। ये 50 साल की जर्नी बहुत ही स्ट्रगल से घिरी हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं उन सब ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि किस तरह से इंडिया को न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए। आज के इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम इससे भी बेहतर और डिस्कशंस लाएं, इंटरेस्टिंग इंसाइट्स लाएं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी शुरू हुई 1948 में। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1948 में हमारे उस तरफ के प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया को वर्ल्ड फ्रंट पे अपना एक नाम रखना है तो उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस वक्त पे जो चरम पे थी वो थी न्यूक्लियर पावर। उस टाइम कंट्रीज न्यूक्लियर पावर पे काम करना शुरू कर चुकी थी और अपने आप को एक पावर दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। नेहरू जी ने ये बात बोली और समझी कि एक न्यूक्लियर पावर बनना इंडिया के लिए मेरली कोई एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि वो एक मैंडेटरी इम्पैक्ट होने वाला था। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को एक अभी अभी आजाद हुआ बेचारा नेशन की तरह देखती थी। उसे अगर अपना स्टैंड बनाना था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेहरू जी ने इस तरह से पुश किया कि वो इंडिया को कहीं पे एक स्टैंड दिखाए वर्ल्ड में। नेहरू जी इंडिया को एक पीसफुल कंट्री की तरह रखना चाहते थे। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं और इसी वजह से उन्होंने न्यूक्लियर पावर का यूज करना तो सही समझा, लेकिन न्यूक्लियर पावर का यूज न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए सही नहीं समझा, बल्कि उसको हार्नेस करना शुरू किया इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, जैसे एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इन डोमेन्स में किस तरह से न्यूक्लियर पावर को यूज करा जाए, इस पे ध्यान दिया नेहरू जी ने और न्यूक्लियर पावर का यूज वेपन्स को बनाने के लिए को बिल्कुल ही उन्होंने कंडेम किया। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए नेहरू जी ने चुना था होमी भाभा को। उस वक्त वो बहुत ही ब्रिलियंट ब्रेन थे इस स्पेसिफिक फील्ड में, जो था एटॉमिक एनर्जी। इसके लिए बहुत बड़ा एक जो हाथ हेल्पिंग हैंड दिया वो था टाटा ने। यहाँ पे दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने एक बहुत बड़ा ग्रांट दिया था नेहरू जी को और इंडिया को, और उसकी वजह से इंडिया ने नेहरू जी की विजन के अंडर डेवलप किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये पहला इंस्टीट्यूशन था जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर इंडिया ने रिसर्च स्टार्ट की थी 1948 से। उस समय हमारा देश बिलीव करता था नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में। इसके अंतर्गत हम बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, डिसआर्मामेंट में और नॉन अलाइनमेंट में। इसको फॉलो करते हुए और नेहरू जी की इस विचारधारा के अंतर्गत हमने अपना जो पूरा रिसर्च था न्यूक्लियर पावर में उसको सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एनर्जी जनरेशन के लिए। जो असल में काम शुरू हुआ हिंदुस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी पे वो था 1954 में, जब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे जो है मुंबई का एक ईस्टर्न सबर्ब एरिया है। तो 1954 में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया न्यूक्लियर पावर के ऊपर और उसकी रिसर्च के ऊपर, और फाइनली उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी बहुत ज्यादा अपनी विलिंगनेस दिखाई कि हम कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं उन कंट्रीज के साथ जो ऑलरेडी इस स्पेसिफिक डेवलपमेंट में हमसे आगे हैं। अब हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये पूरा जो प्रोसेस था ये तो शुरू हुआ, लेकिन एक चीज हमने रियलाइज की कि हमारे पास यूरेनियम तो है ही नहीं। यूरेनियम एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, लेकिन हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एबंडेंस में थोरियम हमें प्राप्त है नेचुरली। तो इस वजह से इसको लिमिटेशन को एक अपने चैलेंज की तरह लेते हुए होमी भाभा ने 3 स्टेज का प्रोसेस बनाया और इन तीनों स्टेजेस में ही इंश्योर्ड कि इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी तो जरूर ही यूज हो। तो सबसे पहले स्टेज में होमी भाभा ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम नेचुरल यूरेनियम को यूज करेंगे हेवी वाटर रिएक्टर्स में और इस पूरे प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी बनेगी
और इसके बाय प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होगा प्लूटोनियम। अब सेकेंड स्टेज में ये जो बाय प्रोडक्ट मिला हमको प्लूटोनियम, इसको उन्होंने कहा कि हम यूज करेंगे डिप्लीटेड यूरेनियम के साथ। डिप्लीटेड यूरेनियम मतलब बचा हुआ यूरेनियम जो स्टेज 1 में हमें मिला था। तो इन दोनों बचे हुए और प्रोड्यूस चीजों को मिला के सेकेंड स्टेज में इन्होंने बनाई इलेक्ट्रिसिटी और साथ में प्रोड्यूस हुआ यूरेनियम 233। अब आप देखिए स्टेज 1 में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, स्टेज 2 में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब स्टेज 3 में ये यूरेनियम 233 को यूज करा इन्होंने थोरियम के साथ। थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा है और यहाँ पे फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थर्ड स्टेज में, वो जो इनपुट फ्यूल है उससे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इन तीनों स्टेजेस में हमने बाय प्रोडक्ट्स को यूज किया और बार बार रीयूज करके और थोरियम का यूज करके एक पूरा सस्टेनेबल प्रोसेस बनाया। इसे हम कह सकते हैं सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी को हमने प्रोड्यूस करने का एक पूरा माइंड मैप बना लिया था और हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन का जो पूरा प्लानिंग है आज भी इसी ही प्लान पे, इसी ही प्रोसेस पे बेस्ड है, जो वन ऑफ इट्स काइंड सस्टेनेबल प्रोसेस है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का वर्ल्ड फ्रंट पे। अब ये सारी रिसर्च, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज डेवलप करते करते फाइनली आ जाता है 1960s। अब ये जो पूरा प्रोसेस इंडिया में चल रहा था, इसके ऊपर वेस्ट ने बहुत ही अपनी पैनी नजर रखी हुई थी। 5 कंट्रीज ने खुद को न्यूक्लियर पावर बना लिया था और वो बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर पैनी नजर रखे हुए थे और वो सबको पुश कर रहे थे कि ऐसे एग्रीमेंट साइन करो कि कोई भी न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं करेगा या फिर न्यूक्लियर पावर का यूजेज बहुत ज्यादा नहीं किया जाएगा। वेस्ट की पैनी नजर के अलावा इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी मुठभेड़ होती ही होती रहती थी। इसीलिए हमें ऐसा लग रहा था कि हमको शायद थोड़ा सा न्यूक्लियर वेपन्स पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन हमें फाइनली बहुत बड़ा धक्का लगा 1962 में, जब हमको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा चाइना से। तब हमें ये समझ में आया कि हमें खुद को न्यूक्लियर पावर की तरह डेवलप करना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि हमें बहुत बड़ा खतरा था चाइना से और पाकिस्तान से। चाइना की हार के बाद हमें ये समझ में आया कि हम किसी भी एस्पेक्ट में पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और अगर चाइना को और पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना है या फिर उनको एक तरह से सामना करना है तो न्यूक्लियर पावर डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो अक्टूबर 1962 में हुआ ये कि चाइना ने किया इंडिया के ऊपर हमला, जिसमें इंडिया को ऐसा लग रहा था कि यूएसएसआर और यूएस में से कोई आके उसकी हेल्प करेगा। अब उस वक्त, उसी अक्टूबर 1962 में यूएसएसआर और यूएस आपस में एक वॉर में थे, जो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। इसमें हो ये रहा था कि उस वक्त के यूएसएसआर ने क्यूबा में जाके न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाती थी, जो अमेरिका के कोस्ट से सिर्फ 90 माइल्स दूर था। इन न्यूक्लियर मिसाइल्स की खासियत ये थी कि यूएस की किसी भी मेजर सिटी के ऊपर ये कुछ मिनटों में ही हमला कर सकते थे। ये देख के यूएस बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने इसको फेस करने के लिए क्यूबा के चारों तरफ अपना नेवल ब्लॉकेज लगाया। इस टाइम दोनों ही कंट्रीज एक तरह से न्यूक्लियर वॉर होने के बिल्कुल ब्रिंक पे ही थी और जो दुनिया की बाकी सुपर पावर्स थी वो सब तैयार हो रही थी एक वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। इस बीच जब चाइना ने इंडिया पे हमला किया और इंडिया ने यूएस और यूएसएसआर से मदद की गुहार लगाई, तो दोनों ने ही मदद देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके कुछ लेजिटिमेट रीजंस थे। पहले रीजन तो ये था कि वो दोनों कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर आपस में ही वॉर में थी, उनके सारे रिसोर्सेस एक दूसरे का सामना करने में लगे हुए थे। दूसरी चीज ये थी कि यूएसएसआर ने हमारी मदद के लिए बोला कि वो कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भेजेगा, पर उसको वो बहुत ज्यादा डिले करता गया और फाइनली भेजा नहीं और एक न्यूट्रल स्टैंड उन्होंने लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूएसएसआर और चाइना भी बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं था। अब क्योंकि यूएसएसआर पहले ही यूएस के साथ वॉर की ब्रिंक पे था, उसने सोचा कि चाइना के साथ इस वक्त रिलेशंस खराब करना ठीक नहीं होगा। इसी तरह यूएस ने भी सोचा कि अगर हमने इंडिया को बैक किया तो हम एक और अपना दुश्मन पैदा कर सकते हैं एशिया में चाइना के रूप में। तो हालांकि यूएस ने थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट हमको भेजा, पर वो किसी काम का था नहीं और इस तरह से दोनों ही यूएस और यूएसएसआर से हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। इंडिया का मोटिवेशन टू डेवलप न्यूक्लियर पावर और ज़्यादा तब बढ़ गया जब चाइना ने फाइनली 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और चाइना भी एक
न्यूक्लियर पावर बन गई। 1962 में चाइना से हारने के बाद चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ही खराब थे और हमको ऐसा लगता था कि अगर चाइना एक न्यूक्लियर पावर बन गया है तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि चाइना हम पे न्यूक्लियर अटैक भी कर देगा। 1964 के ईयर में ही नेहरू जी का भी देहांत हो गया। अब इसके बाद न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने की जो एक लीडरशिप नेहरू जी ने संभाल रखी थी वो खत्म सी हो गई थी और हमारी कंट्री को एक नई लीडरशिप की जरूरत थी। इसके बाद आए प्राइम मिनिस्टर के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी ये मानते थे कि न्यूक्लियर पावर का यूज वेपन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो मानते थे कि न्यूक्लियर पावर को डेवलप ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त होमी बाबा ने शास्त्री जी को ये समझाया कि आप न्यूक्लियर पावर को डेवलप कीजिए लेकिन नॉन वेपनाइज्ड यूजेस के लिए, सिर्फ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और आप वेपन्स को मत यूज करिए न्यूक्लियर पावर के अंतर्गत। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने एक पॉलिसी रखी जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर पावर्स थी उनको ये बोला कि हम न्यूक्लियर पावर डेवलप करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जनरेशन के लिए, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट में आपको हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा उस केस में अगर चाइना हमारे ऊपर न्यूक्लियर वॉर करता है। इंडिया अभी भी 1962 का वो समय भूल नहीं पाया था जब चाइना ने उस पर अटैक किया था और यूएस यूएसएसआर से गुहार लगाने के बाद भी हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं आई थी। उससे सीख लेते हुए इंडिया ने ये कहा कि अब हम वेस्टर्न कंट्रीज पे रिलाय ना करते हुए खुद को इतना सक्षम बनाएंगे कि किसी भी इस तरह के वॉर सिचुएशन में हम सामने वाली कंट्री को फेस कर सके और जीते। इसके बाद इंडिया ने जो वर्ल्ड लेवल पे न्यूक्लियर ट्रीटीज साइन करी जा रही थी उनको भी क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर आर्म्स को इकट्ठा करने की और बनाने की एक रेस सी लगी हुई थी इंटरनेशनल वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो बढ़ती ही जा रही थी। इन ट्रीटीज को साइन करने के बावजूद भी न्यूक्लियर पावर्स डेवलप होती जा रही थी वर्ल्ड लेवल पे। जैसे कि एक 1963 में ट्रीटी आई जो था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अंतर्गत कोई भी कंट्री एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकती थी। अब इससे हुआ ये कि जब तक ये ट्रीटी इंप्लीमेंट हुई, ज्यादातर न्यूक्लियर पावर्स जो आज बन चुकी थी कंट्रीज, उन्होंने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी और न्यूक्लियर पावर्स को बना लिया, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रीटियां किसी भी काम की नहीं थी और इनमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स निकाल के कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही थी, न्यूक्लियर आर्म्स बना रही थी, इकट्ठा कर करके पावरफुल हुई जा रही थी। इसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पे साइन होने शुरू कर दिया गया था जो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस स्पेसिफिक ट्रीटी के अंतर्गत जो 5 न्यूक्लियर पावर्स थी, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, इनके अलावा उस ट्रीटी को साइन करने वाले जितने नॉन न्यूक्लियर पावर्स थी उन सब ने ये बोला कि हम में से कोई भी अब फर्दर टेस्टिंग्स नहीं करेगा वेपनाइज्ड यूज के लिए। ये बोला गया कि जिन कंट्रीज के पास, ये 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, वो अपने इन वेपन्स को कम करना शुरू करेंगी, न्यूक्लियर वेपन्स को। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर का सिर्फ पीसफुल यूज किया जाएगा, मतलब एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इसका पूरा जो वेरिफिकेशन करेगी वो करेगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एजेंसी देखेगी कि जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स दुनिया में अलग अलग कंट्रीज लगा रही हैं ये कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे एनर्जी जो यूज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल यूज के लिए और वेपन्स के लिए नहीं है। अब इस ट्रीटी को साइन करने वाले टोटल थे 191 नेशंस, लेकिन इसको साइन करने से इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया। इंडिया का ये कहना था कि इसके अंतर्गत आके आप दुनिया में अनइवन स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर पावर कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं उन्होंने तो टेस्ट करके अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रख लिए हैं, लेकिन अब वो दूसरी कंट्रीज को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रही हैं, किसी भी तरह से टेस्ट नहीं करने दे रही हैं। ये अनइवन स्प्रेड ऑफ पावर है। अब 1962 इंडिया चाइना वॉर में जब इंडिया ने यूएसए और यूएसएसआर से मदद मांगी थी और उसको मदद नहीं मिली थी, इससे इंडिया ने बहुत बड़ी सीख ली थी कि आप वेस्टर्न कंट्रीज पे रिलाई नहीं कर सकते। इस इंसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने वर्ल्ड फ्रंट पे बोल दिया कि हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे।
इसके बाद 1971 में इंडिया को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। तो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था तो हमने ये देखा कि चाइना और यूएसए दोनों ने ही पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन ये था कि उस समय वर्ल्ड में दो ब्लॉक्स थे, यूएसएसआर और यूएसए। पाकिस्तान ने उस टाइम यूएसए का साथ दिया था, वो इसका मिलिट्री एलाय था, इसलिए यूएस को पाकिस्तान का साथ देना ही देना था। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिक रोल प्ले किया था जब उसने सीक्रेटली फैसिलिटेट किया था हेनरी किसिंगर, जो यूएस के एक डिप्लोमैट थे, उनका कम्युनिकेशन कराने में चाइना से। ये वही टाइम है जब पहली बार यूएस और चाइना के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था, और क्योंकि इसमें एक की रोल पाकिस्तान ने प्ले किया था, इसलिए पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय था वॉशिंगटन का। इसके अलावा इंडिया की दोस्ती सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा थी, और 1971 में एक ट्रीटी साइन की थी इंडिया और यूएसएसआर में, जो थी इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी। इसके अंतर्गत दोनों एक दूसरे का साथ देते थे इन केस ऑफ एनी वॉर। यहाँ पे चाइना और सोवियत यूनियन के रिलेशंस खराब थे, तो इंडिया का जब दोस्ती सोवियत यूनियन से हुई तो चाइना को ये चीज भी अच्छी नहीं लगती थी। चाइना पाकिस्तान का यूज करता था इंडिया को ट्रैक में रखने के लिए, इंडिया को वेस्टर्न साइड से परेशान करने के लिए, और उसके लिए पाकिस्तान का जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए चाइना ने भी पाकिस्तान का ही साथ दिया 1971 इंडिया चाइना वॉर में। यूएस और चाइना के सपोर्ट के बाद भी जब पाकिस्तान को 1971 में इंडिया ने हरा दिया तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली बात थी। इसके अलावा इंडिया ने यूएसएसआर के साथ जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर दी थी, ये भी एक उसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो गया था। और फाइनली इंडिया को ये देखने को मिला कि एक यूएस, पाकिस्तान और चाइना का ब्लॉक बन चुका है जो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की एक स्ट्रांग विल डेवलप हो गई कि उसको न्यूक्लियर पावर हर हाल में बनना ही बनना है। और इसके मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फाइनली न्यूक्लियर टेस्टिंग को अप्रूव किया 1972 में। इसके बाद 18 मई 1974 को फाइनली इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसको लीड किया था होमी बाबा के सक्सेसर ने, जो थे राजा रामानन्ना। इनके बाद ये टेस्ट को पूरे वर्ल्ड ने देखा, और इसको करने के बाद पूरा वर्ल्ड इंडिया से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि इंडिया ने एक क्लियर मैसेज दिया था कि चाहे आप हमारे साथ हो या ना हो, इंडिया सक्षम है खुद को प्रोटेक्ट करने में और एक न्यूक्लियर पावर बनने में। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब। अब पोखरान 1 के बाद, या फिर जिसे हम कहें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद, इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और ये तो एक्सपेक्टेड भी था। ये क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा था कि यूएस ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, और कनाडा, वो कंट्री जिसने हमारी इनिशियली हेल्प की थी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में, उन्होंने कुछ ही दिन में सारी एड हमको देना बंद कर दिया और फाइनली हमारे साथ रिलेशनशिप्स न्यूक्लियर फ्रंट पे खत्म कर लिए। इसी तरह यूएस ने भी हमें हर तरह की असिस्टेंस देना खत्म कर दिया। इसके बाद ताकि और कंट्रीज इंडिया की देखा देखी न्यूक्लियर पावर ना डेवलप करने लगे, इसीलिए यूएस ने 1974 के बाद एक बनाया न्यूक्लियर पावर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स को सप्लाई करते थे, न्यूक्लियर वेपन के लिए जो हमारे फ्यूल वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको सप्लाई करते थे, उनका एक ग्रुप बनाया गया। और इस ग्रुप के अंतर्गत ये बोला गया कि ये सप्लाईज को हम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर देंगे। हम ये पैनी नजर रखेंगे कि ये सप्लाई सिर्फ कुछ ही कंट्रीज को दिए जाए जो नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी साइन करे हुए हैं, और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि ये जो यूज हो रहा है ये सिर्फ पीसफुल यूज के लिए ही करा जा रहा है, और इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इन कंट्रीज की पैनी नजर रखे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इंडिया ना ही न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी को साइन करे हुए थी 1978 में भी, और ना ही वो पार्ट थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती ये थी कि सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर जिन्होंने साइन किया हुआ था स्पेसिफिक ट्रीटी को, पैनी नजर रखती थी और ये देखती थी कि इनका किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता था वो तो उसको रोक देती थी।
इंडिया ने इनमें से कोई भी ट्रीटीज नहीं साइन की थी, किसी के साथ भी अलाइनमेंट नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था कि पिछले करीब करीब 20 साल से जो भी मेहनत करके वो पोखरान 1 तक पहुंची थी, एक न्यूक्लियर पावर बनने की राह पे आगे बढ़ी थी और न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली किया था, अगर इंडिया ने ये सारी ट्रीटीज वगैरह साइन की तो ये सब कुछ रुक जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये सारी ट्रीटीज बनाई भी इसलिए ही गई थी कि इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए और इंडिया को किसी भी तरह का सपोर्ट ना दिया जाए, ना ही फ्यूल के तौर पे, ना ही टेक्नोलॉजी के तौर पे और ना ही किसी भी तरह के असिस्टेंस के तौर पे। इसके बाद इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने का जो पूरा प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, क्योंकि हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं था, हमें असिस्टेंस कोई भी नहीं दे रहा था, और अगर हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर भी रहे थे तो हमें किसी भी तरह का कोई भी फ्यूल या इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे। हालांकि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही स्लो हो गया था, क्योंकि किसी भी तरह की कोई मदद नहीं थी और हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हो ही रहा था। इसके अलावा इंटरनली भी हमारे यहाँ पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा उपद्रव मचा हुआ था। 1975 में इमरजेंसी के बाद सरकार इंदिरा गांधी की जब गिर गई, फिर आई मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की सरकार में हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन फिर जब दोबारा इंदिरा गांधी आई गवर्नमेंट को लेके, तब इस पे काम दोबारा शुरू हुआ और ये वही टाइम है जब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में एंट्री हुई रमन्ना की। रमन्ना वही थे जिन्होंने पोखरान 1 के टाइम भी सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कराया था इंडिया को। अब हुआ ये कि 1980s में ये पता चला कि पाकिस्तान भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी में है और उस पर बहुत ज़्यादा जोर शोर से काम कर रहा है। जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और गवर्नमेंट को ये पता चला कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, तो इंडिया को ये साफ साफ समझ में आ गया कि पाकिस्तान ये पावर अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर ही यूज़ करेगा। 1971 में जब पाकिस्तान को इंडिया ने बुरी तरह हराया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब चल रहे थे। साथ ही साथ कश्मीर को लेके भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत लड़ाई रहती थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया को ये समझ आ गया था कि क्योंकि इंडिया मिलिट्री पावर में पाकिस्तान से बेहतर हो चुका था, पाकिस्तान एटॉमिक पावर डेवलप कर रहा था सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर एक अपर हैंड रखने के लिए, और अल्टीमेटली ये मिलिट्री पावर के ऊपर न्यूक्लियर पावर को यूज करके इंडिया को खत्म करता या फिर बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये चीज पक्का की, इंश्योर की कि हम पाकिस्तान से पहले या एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ अपना न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग खत्म करें और खुद को न्यूक्लियर पावर एक तरह से घोषित करें। इसके बाद 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को बहुत सारी फंडिंग दी ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और बेहतर करे और एक्सपैंड करें। इसके बाद इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई और इंडिया ने अपनी पहली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि को सक्सेसफुली बनाया और इसको 1989 में पूरी कंट्री ने सेलिब्रेट किया। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने इंडिया को काफी परेशान किया। तो हुआ ये कि यूएसएसआर टूट गया कई सारे हिस्सों में। अब यूएसएसआर इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई था। जब इंडिया ने देखा कि यूएसएसआर भी टूट गया है तो एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में इंडिया को भी एक झटका लगा, उसका एक एलाई बिखर रहा था। और साथ ही साथ इंडिया की जो रिलेशनशिप से पाकिस्तान और चाइना, उनके साथ वक्त के साथ और बदतर होते जा रहे थे। तो अब इस वक्त इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि वो वर्ल्ड फ्रंट पे ये डिमॉन्स्ट्रेट करे कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियर पावर है और उसके ऊपर किसी भी तरह का हमले का जवाब इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ही दे सकता है। अब आया 1995 का समय। ये वो साल था जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रिन्यूअल का समय आया था। हालांकि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया यूएस ने और उसके एलाइज ने कि इंडिया किसी तरह से ये ट्रीटी साइन कर दे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1995 में, लेकिन इंडिया ने हर प्रेशर का सामना करा और ये ट्रीटी को साइन नहीं किया। इन ट्रीटीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम्स में दिया कि ये ट्रीटीज़ बहुत ज़्यादा पावर इम्बैलेंस बना रही हैं दुनिया में और इंडिया इसका पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद जिम्मेदार है। इंडिया ने साफ साफ से क्रिटिसाइज किया उन 5 न्यूक्लियर पावर्स को और बोला कि आपने तो अपनी न्यूक्लियर पावर बना ली है और अपने पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हुआ है, लेकिन अब बाकी देशों को जो है रोक रहे हैं कि वो किसी तरह की न्यूक्लियर पावर ना बनाएं और आप ही वर्ल्ड पावर बन के रहें और आप ही पूरी दुनिया को थ्रेटन करते रहें कि देखो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, और बाकी देशों को आप ये कह के डरा भी सके और उनको कभी भी न्यूक्लियर पावर डेवलप करने की इजाजत भी ना दी जाए। ये पूरी तरह से ठीक बात नहीं थी और इसको अपोज करते हुए इंडिया ने कभी भी कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की,
चाहे उसके ऊपर कितना ही प्रेशर डाला जाए। इनफैक्ट उसने वर्ल्ड फ्रंट पे इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया। 1998 में फाइनली जनरल इलेक्शंस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आए। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स को। उनके आने के बाद उस टाइम जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे रामा गोपाला, उनको पूरी तरह से पावर दी गई कि आप न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करें। चाइना और यूएस बाकी न्यूक्लियर पावर्स के साथ मिलके इंडिया का बहुत अपोज करते थे कि वो किसी तरह से न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, और इसके लिए यूएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यूएस अपने सैटेलाइट्स हमारे ऊपर रखते थे पैनी नजर रखने के लिए, और वो ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते थे कि हम किसी भी तरह से कोई भी टेस्टिंग ना कर दें न्यूक्लियर पावर की। इसको देखते हुए इंडिया जो भी प्रोग्राम की टेस्टिंग करता था वो रात में करता था, और उस समय करता था जब यूएस के 2 सैटेलाइट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते थे। तो पोजीशन चेंज करते टाइम जो टाइम का गैप होता था उस बीच इंडिया अपनी टेस्टिंग करता था। फाइनली 11 और 13 मई 1998 को इंडिया ने सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की पोखरान में टेस्टिंग की, और इसको नाम दिया ऑपरेशन शक्ति, जिसको हम पोखरान 2 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट और डिवाइसेस को डेवलप किया, और उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ल्ड फ्रंट पे यह डिक्लेयर कर दिया कि हमने सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो वेपन्स के लिए यूज होते हैं उनको डेवलप कर लिया है। और उन 5 न्यूक्लियर पावर्स के बाद इंडिया 6ठी न्यूक्लियर पावर बनी। इसके बाद इंटरनेशनल फोरम ने हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, हर जगह से हमको बहुत ज़्यादा एक तरह से ह्यूमिलेट किया गया, सब किया गया, लेकिन हमने अपनी न्यूक्लियर पावर डेवलप की, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में ली, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर रिलाई नहीं किया, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता था कि हमको बचाने समय पे कोई नहीं आएगा और हमें खुद को खुद ही डेवलप करना है। इस तरह से इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करा, और हम 6th न्यूक्लियर पावर ग्लोबल फ्रंट पे बने 50 साल की मेहनत के बाद। हर तरह के सैंक्शंस का सामना करने के बाद, इंटरनेशनल फ्रंट पे इतना ज़्यादा मार खाने के बाद, हर वक्त दोगलापन देखने के बाद, और यूएस और चाइना के इस तरह के एटीट्यूड के बाद हमने फाइनली अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया, और इस चीज़ पे हमको आज भी बहुत फक्र है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।